नमस्कार साथियों, आशा है आप सभी अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं मुर्दहिया, जो कि तुलसीराम जी द्वारा लिखित आत्मकथा है। इससे पूर्व के वीडियो में हम इस आत्मकथा के प्रमुख पात्रों पात्रों को पढ़ना प्रारंभ कर चुके हैं। हमने पूर्व के वीडियो में कई सारे पात्रों को समाप्त कर दिया है, यानी उनका परिचय प्राप्त कर चुके हैं। तो अगर आपको श्रृंखलाबद्ध तरीके से पढ़ना हो तो आप कृपया कृपया करके उस वीडियो को देख लें, तब इस वीडियो में आके पढ़ें। तो तभी आप इसका उचित लाभ उठा पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने ये तमाम जो आपको दिख रहे हैं ये पढ़ा चुका हूँ। ये सब मुनेसर चाचा और नगर चाचा और ये उनके जो परिवार के लोग थे, और प्राथमिक विद्यालय में जो उनके अध्यापक थे, और उनके मित्र जो मित्र मंडली थी विद्यालय में, वो सभी हम पिछले वीडियो में ख़त्म कर चुके हैं। तो अब हम आगे पढ़ेंगे कि आगे और क्या क्या आत्मकथा में कौन कौन से पात्र आते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे इनके जो आत्मकथा में अम्बेडकर अस्पताल, माफ़ कीजिएगा, अम्बेडकर हॉस्टल में जो उनके मित्र मंडली है, तो उसको हम देखेंगे कि कौन कौन से उस हॉस्टल में उनके मित्र थे, जिनका आत्मकथा में मतलब जिनकी आत्मकथा में प्रमुख भूमिका है। तो सबसे पहले इसमें नाम आता है तपसीराम जी का। तो तपसीराम जो है, मैं लिख देता हूँ, लिख लिख कर समझते हैं ताकि आपको भी समझने में आसानी हो। तो एक सबसे महत्वपूर्ण उनकी मित्र मंडली में है, यह वो है तपसीराम। तपसीराम बीएचयू के छात्र हैं, याद रखिएगा, ये बीएचयू के छात्र हैं। और उच्च से इन्हीं इन्हीं से प्रेरित होकर लेखक उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित होते हैं। कहानी कुछ ऐसी है कि जब लेखक डीएवी कॉलेज में पढ़ते हैं, तब वो एक दिन यानी 15 अगस्त के दिन ही बीएचयू बनारस जाते हैं। तो उन्होंने बीएचयू के बारे में सुन रखा था, इसलिए वो बीएचयू पहुंचते हैं और उस दिन हॉकी का मैच होता है। तो मैच के दौरान उनकी भेंट तपसीराम से होती है। तपसीराम वहाँ एलएलबी की पढ़ाई कर रहे हैं। तो उनका परिचय इनसे इसलिए होता है क्योंकि वो उसी क्षेत्र के थे। तो बिरादर बोल के वो उनको संबोधित करते हैं, फिर उनकी बातचीत होती है। फिर वो तपसीराम तुलसी जी को, यानी तुलसीराम को अपने हॉस्टल लेके ले जाते हैं, जो कि बिरला हॉस्टल हॉस्टल है, और वहाँ उनका परिचय होता है। फिर इन्हीं से प्रेरित होते हैं लेखक बाद में अपनी उच्च शिक्षा के लिए बीएचयू, मतलब बीएचयू जाने के लिए उनकी योजना बनती है इन्हीं की सहायता से। तो तपसीराम की यही भूमिका है कि इन्हीं के द्वारा लेखक उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित होते हैं। उनको सपना दिखाई देता है कि मैं भी बीएचयू जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में आकर अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी करूं। तो इस तरह इनकी भूमिका है। तो ये तो हुई तपसीराम जी की बात। और तपसीराम जो है वो बहुत सहायता करते हैं। अब इसके बाद एक पात्र है जो कि उनकी मित्र मंडली में शामिल है, वो है सनवारी। याद रखिएगा, सनवारी, सनवारी राम। अब ये क्यों महत्वपूर्ण है? तो सनवारी राम अंबेडकर की विचारधारा से प्रभावित है, और इन्हीं के द्वारा तुलसीराम जी का परिचय अंबेडकरवाद से होता है। यानी इन्हीं के प्रभाव से अंबेडकर के जो विचार हैं और उनकी शिक्षाएं हैं और उन्होंने जो जो काम किया है, उनका परिचय प्रथम बार इन्हीं की सहायता से, यानी सनवारी राम की सहायता से ही तुलसीराम जी को होता है। तो एक तरह से तुलसीराम जी पर जो अंबेडकरवाद का प्रभाव जो प्रारंभ में पड़ा, तो उसका जो सूत्रपात किया वो एक तरह से कहें तो सनवारी राम ने ही किया था। तो इस प्रकार तुलसीराम को अंबेडकर विचारधारा से परिचय कराने वाले व्यक्ति यही थे। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा। अब जो दूसरा पात्र है वो है सहदेव। सहदेव, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मैं आपको इस तरह से क्यों बता रहा हूँ। इसके पीछे कारण ये है कि अगर आप किसी भी परीक्षा के लिए पढ़ रहे हैं, जैसा कि आप इस तरह से अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप किसी परीक्षा की तैयारी के लिए इसे देख रहे होंगे, क्योंकि पात्रों का परिचय तो परीक्षाओं के लिए ही पढ़ा जाता है। तो परीक्षाओं में जिस हिसाब से प्रश्न आते हैं, मैं विशेष रूप से यूजीसी नेट और सेट और असिस्टेंट प्रोफेसर की बात कर रहा हूँ। तो वहाँ जो पात्रों से
प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उन्हें हल करने के लिए आपको पात्र के बारे में कुछ घटना भी पता होनी चाहिए और पात्र का नाम भी पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत बार मैं यूजीसी की बात कर रहा हूँ। यूजीसी में ऐसा, ये पिछले पैटर्न के अनुसार कई बार ऐसा हो रहा है कि पात्रों से संबंधित घटना या फिर पात्रों का नाम कई बार पूछा जा रहा है। तो मैं यहाँ घटना बता के एक तो ये कर रहा हूँ कि आपको घटना के द्वारा पात्र का नाम याद हो जाए, और दूसरी बात उस घटना से किसका संबंध है ये भी पता चल जाए, ताकि प्रश्न परीक्षा में जो पूछे जाते हैं उनको आप हल कर सकें। तो मेरा जो उद्देश्य है कि आपको पात्रों से परिचय कराना, उसका मतलब उसकी सार्थकता इसी में है कि आपको पात्रों का नाम और उससे संबंधित जो तथ्य हैं वो याद हो जाए। तो और मैं चाहता भी यही हूँ, इसी यही मेरा इस वीडियो बनाने का उद्देश्य है। तो चलिए सहदेव के बारे में देखते हैं। तो ये छात्र नेता हैं, अंबेडकर हॉस्टल में छात्र नेता हैं, और इनकी भूमिका क्या रहती है कि एक घटना घटती है, आपको बता देता हूँ। वैसे आपने अगर आत्मकथा पढ़ लिया होगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये रामधन थे, एक व्यक्ति थे, वकील थे, जिन्होंने अंबेडकर हॉस्टल पर दावा ठोका था। तो जब जो माफ कीजिएगा, कि जब अंबेडकर अस्पताल पर रामधन ने दावा ठोका, तो छात्रों ने अपने न्याय के लिए उसकी पिटाई की थी, क्योंकि छात्र हॉस्टल पर निर्भर थे और छात्रों के पास इतना पैसा नहीं था कि वो हॉस्टल छोड़कर बाहर आश्रय ले सके और अपने पढ़ाई को जारी रख सके। तो इन्होंने रामधन को पीट दिया था। तो ये इनमें पीटने वाले में सहदेव शामिल थे, और इन्होंने ही उस भीड़ का नेतृत्व किया था एक तरह से। तो सहदेव की यही भूमिका है। और उसके बाद एक पात्र है जोखू राम। अब ये वैसे पूछा तो नहीं जाएगा, ये बहुत गौड़ पात्र है जोखू राम। लेकिन नाम कई बार पूछे जा रहे हैं यूसी नेट में, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो जोखू जोख राम लिख दिया मैंने, माफ कीजिए। तो जोखू राम जो पात्र हैं, ये क्या करते हैं कि बिना टिकट के बनारस में रेल यात्रा करते हैं। वैसे ये सब जानकारी कोई महत्व महत्व की नहीं है, तो आप इसे छोड़िए। आप याद रखिएगा जोखू जोखू राम एक पात्र है। इससे संबंधित कोई विशेष घटना आत्मकथा में नहीं दिखाई पड़ती, या आप पढ़ेंगे तो नहीं मिलेगा आपको उतनी महत्वपूर्ण घटना। इसके बाद यमुना प्रसाद है, ये महत्वपूर्ण पात्र है। यमुना यमुना प्रसाद, यार लिख भी नहीं पा रहा हूँ मैं। तो यमुना प्रसाद क्यों है, क्यों महत्वपूर्ण है, इसको मैं कह रहा हूँ क्योंकि ये वही व्यक्ति है जो ट्रेन में यात्रा के दौरान 200 रुपये वसूल करता है एक यात्री से। तो आप बोलेंगे कैसे, जो जिन्होंने आत्मकथा पढ़ा होगा वो मेरा संकेत समझ रहे हैं कि क्या होता है कि ट्रेन में एक शराबी यात्रा करता, मतलब यात्रा कर रहा था उस ट्रेन में, जिस ट्रेन में लेखक और उनके मित्र मंडली बनारस जा रहे थे। तो जो शराबी होता है वो नशे में इतना धुत होता है कि उसके शायद मोजे से पैसे गिर जाते हैं, 500 रुपये। तो उसे पता भी नहीं चलता, और उस गिरे हुए पैसे को एक व्यक्ति उठा लेता है जो कि उस ट्रेन में यात्रा कर रहा होता है। लेखक और उनके मित्र इस घटना को देखते हैं, और ट्रेन से उतरते वक्त यमुना प्रसाद ही उस व्यक्ति को धमकी देता है जिसने पैसे उठाए थे, कि उठाए हुए पैसे से हमें कुछ हिस्सा दे दो, वरना हम स्टेशन में पुलिस को बता देंगे, यानी पुलिस को सूचित कर देंगे, तो तुमको एक पैसा भी नहीं मिल पाएगा। वो व्यक्ति डर कर तुरंत 200 रुपये यमुना प्रसाद को, यानी लेखक की मंडली को, मित्र मंडली को दे देते हैं। और फिर ये जो इनकी मित्र मंडली इस पैसे को आपस में बांटकर यात्रा करते हैं, यानी बनारस में घूमते हैं। तो इस प्रकार यमुना प्रसाद की भूमिका जो है एक तरह से घटना, मतलब उस यात्रा में एक रोचक प्रसंग लाने का, मतलब रोचक प्रसंग के रूप में दिया गया है। अब इसके बाद जो दूसरे पात्र हैं वो है बलवंत। ठीक है, बलवंत, ठीक। तो बलवंत कौन है, बनारस की यात्रा साथी है। ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, बनारस में यात्रा के दौरान ये साथ में रहते हैं।
तो अब आगे बढ़ते हैं। बलवंत के बाद है जो अन्य पात्र है वो ई से आप भूल जाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, इसको मैंने बता दिया। ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, इसको मैं तो नहीं बोलूंगा कि आप जरूर याद रखें। अब इसके बाद देवराज। अब देवराज जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको इसको आपको भूलना ही नहीं है। देवराज। तो देखिए देवराज की क्या भूमिका है, मैं उसे बताता हूँ। देवराज कौन है, क्या है, इसकी विस्तृत जानकारी आपको होनी चाहिए, जिसके लिए आपको आत्मकथा पढ़नी पड़ेगी। तो मैं संक्षिप्त में बताता हूँ। ये वास्तव में ये क्षत्रिय जाति से, मतलब क्षत्रिय समुदाय से आते हैं। और लेखक लेखक इनसे मित्रता हो जाती है, लेकिन बाद में ये धोखा देते हैं लेखक को। धोखा कैसे देते हैं? एक बार क्या होता है कि लेखक को छात्रवृत्ति, उस समय जो दलित समुदाय के छात्र होते थे, जो पिछड़े समाज से आते थे, उन्हें सरकार शायद कुछ पैसे देती थी। तो लेखक को एक बार क्या हुआ कि बहुत कई महीनों की स्कॉलरशिप मिली थी, यानी छात्रवृत्ति मिली थी 162 रुपये। देवराज को ये इसकी खबर मिल जाती है सूचना पटल से। देवराज क्या करते हैं कि एक रास्ते में जाते हुए, एक सुनसान रास्ते में देवराज और लेखक यानी तुलसी राम जी जा रहे होते हैं। तो देवराज उनको चाकू, रामपुरी चाकू दिखा के बोलता है कि जो तुम्हें पैसे छात्रवृत्ति से मिले हैं उसका आधा पैसा हमें दे दो, वरना तुम्हारी जान गई। तो लेखक डर कर तुरंत 81 रुपये, माफ कीजिएगा, 81 रुपये तुरंत देवराज के हाथ में रख देते हैं। तो इस प्रकार देवराज उनके इस विश्वासघाती मित्र निकलते हैं जो धमकाकर पैसे ले लेते हैं, और इस तरह उनकी मित्रता टूट जाती है। और लेखक इस बात को किसी से कहते नहीं है, क्योंकि उन्होंने ही इनको मित्र बनाया था। और अगर वो कहते कि वो बताते अपने मित्र मंडली में कि इन्होंने मेरे साथ धोखा किया है, तो उनको ही एक तरह से लानतें मिलती कि तुमने ही तो क्षत्रिय क्षत्रिय को मित्र बनाया था। तो इसलिए लेखक चुप रह जाते हैं, ये इस घटना का वर्णन वे किसी से भी नहीं करते। तो इस प्रकार देवराज की भूमिका इस आत्मकथा में ऐसी है। अब इसके बाद है शुभ चरण वियोगी। याद रखिएगा, शुभ चरण वियोगी। अब ये शुभ चरण वियोगी कौन है? तो जो शुभ चरण वियोगी है ये हॉस्टल के मैनेजर हैं। याद रखिएगा कौन है, ये हॉस्टल के मैनेजर हैं। मतलब अंबेडकर हॉस्टल के मैनेजर हैं, और रिपब्लिकन पार्टी के नेता भी हैं। और इनकी इनके हाथ में पूरे हॉस्टल के प्रबंधन, यानी हॉस्टल के मैनेजर ने बता दिया, तो हॉस्टल के प्रबंधन की जिम्मेदारी इनकी है। और इन्हीं पर जो रामधन है, अ, इस हॉस्टल पर जब दावा करते हैं तो शुभ चरण और रामधन के बीच विवाद होता है, जो कि जिसका मामला कोर्ट तक पहुंच जाता है, जिसके कारण सभी जो छात्र होते हैं वो सड़क पर आ जाते हैं। तो शुभ चरण वियोगी को आप इस घटना से याद रखिएगा कि ये हॉस्टल का जो विवाद खड़ा हुआ था, इसमें ये प्रमुख भूमिका में थे। और बाद में हॉस्टल इन्हीं को, मतलब बाद में हॉस्टल का संचालन इन्हीं के हाथ में आ जाता है। तो शुभचरण वियोगी एक महत्वपूर्ण पात्र है। हाँ, मैं इसलिए महत्वपूर्ण बोल रहा हूँ क्योंकि आमतौर पर जो किसी भी अन्य विधा की पुस्तक में, चाहे उपन्यास हो, जीवनी हो, आत्मकथा हो, उसमें बहुत बार ऐसा हो रहा है कि प्रारंभ के पात्र जो हैं और अंत के जो पात्र हैं उनको बार बार पूछा जा रहा है। तो इसलिए ये ज़रूरी मैं इसे समझता हूँ। और उसके बाद है रामधन। ये तो मैंने बता चुका। इसे तो मैंने बताया। हाँ हाँ, अभी ही बताया रामधन के बारे में। आ, ये तो हो गया। हाँ, रामधन के बारे में एक बात और याद रखिएगा। रामधन, मैंने जैसे जैसा कि मैंने बताया, अरे यार, रामधन 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 के बारे में जैसे मैंने बताया कि इसी ने हॉस्टल पर दावा किया था, अंबेडकर हॉस्टल पर। और ये छात्रों ने इन्हें ही पीटा था। तो इनके बारे में एक याद रखिएगा जानकारी, ये दलित नेता थे और वकील भी थे, और इसी के दम पर इन्होंने दावा किया था, लेकिन बाद में छात्रों के डर से इन्होंने दावा को वापस ले लिया।
और हॉस्टल विवाद इस तरह समाप्त हुआ। तो इनके बारे में याद रखिएगा। रामधन हो गया। अब रामधन के बाद हॉस्टल से संबंधित से संबंधित अ, पात्र तो और नहीं है, लेकिन एक दो पात्र और आते हैं अंत में। वो है अहमदी बीवी। अहमदी बीवी। अब ये अहमदी बीवी कौन है, इसका वर्णन आपको आत्मकथा के अंत में मिलता है। ये कौन है कि ये पास में जो सड़क होता है, यानी हॉस्टल के बाहर में जो सड़कें होती हैं, उनको साफ सफाई करने का काम करने वाली कर्मचारी है। तो इसके बारे में कुछ घटनाएं भी दी है, लेकिन वो उतना मुझे महत्वपूर्ण नहीं लगता, तो इसलिए मैं आपको आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। तो हमारी बीवी के बारे में आप इतना याद रखिएगा कि सड़क को साफ करने वाली कर्मचारी है। इसके बाद एक प्रमुख पात्र है, वो है दक्कू, सॉरी माफ कीजिएगा, दुक्कू। दुक्कू। दुक्कू कैसे प्रमुख है? क्या है कि लेखक जिस हॉस्टल में रहते हैं, यानी अंबेडकर हॉस्टल, उसमें कई बार खाने की किल्लत होने लगती है। तो लेखक क्या करते हैं कि अपने हॉस्टल के बाहर में एक दुकान होता है, जिसे लेखक और उस हॉस्टल में रहने वाले लोग दुक्कू का दुकान कहते हैं। तो उनके पास पकौड़ी खाते हैं, तो दुक्कू की पकौड़ी एक तरह से कहिए। तो लेखक बार बार लेखक के पास जो भी व्यक्ति आता है, कोई मेहमान आता है, तो वो उनका स्वागत दुक्कू की पकौड़ी के साथ करते हैं। तो एक तरह से लेखक के हॉस्टल जीवन में इनकी बहुत भूमिका थी। जब भी लेखक को खाने की दिक्कत होती थी, तो ये दुक्कू उनको उधार में कई कई हफ्तों तक खिलाते थे। और बाद में जब लेखक के पास पैसा हो जाता था, तो वो इनका उधार चुका देते थे। तो इस तरह से दुक्कू की भूमिका है, और दुक्कू का प्रसंग कई बार आता है। तो इसे आप याद रखिएगा। दुक्कू याद होना ही चाहिए, दुक्कू भूलना नहीं है। ठीक है। अब इसके बाद और क्या पात्र है? अब चलिए, इतने अन्य पात्रों में इतना मुझे लगता है काफ़ी है। अब इसके बाद हम देखते हैं जो धर्म से संबंधित, या फिर कुछ तंत्र मंत्र इत्यादि से संबंधित जो बाबा आए हैं इस पूरी आत्मकथा में, उनको देख लेते हैं। तो पहले पहले जो नाम है वो है बाबा हरिहर दास। आप समझ गए होंगे, हरिहर दास जिन्होंने पढ़ा है वो समझ गए होंगे। हरिहर दास। हरिहर दास बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि जितने धार्मिक बाबा आए हैं, उनमें इनका नाम सर्वप्रथम लिया जाना चाहिए। हरिहर दास शेरपुर, जो एक क्षेत्र है, जिसका नाम है क्षेत्र का नाम है शेरपुर कुट्टी। शेरपुर कुट्टी। शेरपुर कुटी। मैं क्या लिख रहा हूँ? ठीक है। तो ये जो शेरपुर कुटी है, यहाँ के ये महंत हैं, याद रखिएगा। हरिहर दास शेरपुर कुटी के महंत हैं। और इन्होंने ही लेखक का नामकरण किया था, यानी लेखक का नाम तुलसीराम इन्होंने ही रखा था। तो इस तरह से इनकी आत्मकथा में भूमिका रही। और लेखक के जो पिता थे, यानी तेरसी, इनको बहुत मानते थे। इनके ही कहने पर इन्होंने लेखक के पिता ने एक पार्टी को वोट कर दिया था। तो इस तरह से लेखक के बाल्यकाल में इनकी बहुत ही बड़ी भूमिका थी। और हरिहर दास ही वह व्यक्ति थे जो धर्मदेव मिश्र के साथ लेखक के कक्षा 10 में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर उनको बधाई देने पहुंचे थे। तो इस प्रकार हरिहर दास उनके बाल्यकाल में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और आत्मकथा में इनका कई बार वर्णन आता है, इसलिए आप हरिहर दास को भूलिएगा नहीं। इसके बाद हैं पौहारी बाबा। पौहारी बाबा। ठीक है। अब ये पौहारी बाबा कौन है, आपको प्रश्न उठना चाहिए। जिन्होंने पढ़ा है उनको तो कुछ कुछ याद आ भी रहा होगा। तो पौहारी बाबा एक तपस्वी हैं। अहीर यानी अहीर भारत में उस समुदाय को कहा जाता है जो दूध दही इत्यादि, यानी जो दुग्ध दुग्ध उत्पाद होता है, उनके द्वारा अपना जीवन यापन करती है, उन्हें अहीर समुदाय के अंतर्गत माना जाता है। तो ये एक अहीर तपस्वी थे।
और ये तांत्रिक क्रियाएँ करते करते थे और ये एक विशेष क्रिया करते थे जिसे कराहा चढ़ाना कहते थे। कराहा चढ़ाना। अब मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं बताऊँगा। ये एक प्रक्रिया होती थी। अगर इसको बताने लगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। आप देख सकते हैं उसके बारे में बहुत विस्तृत वर्णन है जिसमें एक ये पोहारी जो बाबा होते थे वो दूध में अपना जो छड़ी होता था, अपनी जो लाठी होती थी उसको धोते थे। स्वयं गर्म दूध में नहाते थे बाल्टी और लोटे से। तो ये अजीबो-गरीब करतब दिखाते थे। अब अहीर हैं तो सामान्य सी बात है, दूध का उपयोग करेंगे ही, तो ये दूध से नहाते थे। तो इस प्रकार पोहारी बाबा की भूमिका है वो कराह चढ़ाने में है और ये तांत्रिक गतिविधियों में सम्मिलित रहते थे। इसके बाद एक पात्र आता है वो है पग्गल बाबा। पग्गल बाबा। पग्गल बाबा। अब पग्गल बाबा कौन है? तो ये टंगवा टड़वा का विक्षिप्त यानी ये क्या है कि गांव है टड़वा, उसके विक्षिप्त व्यक्ति हैं, यानी दिमाग इनका खराब हो गया है और ये अजीबोगरीब हरकत करते हैं। क्या हरकत करते हैं? तो ये एक पेड़ के नीचे, एक बरगद या पीपल का पेड़ होता है, उस पेड़ के पास में ही रहते हैं और क्या करते हैं कि वो अक्सर जब भी उस पेड़ पर रहने वाले गिद्ध चले जाते, यानी अपने चारे के लिए निकलते, वैसे ही उस पेड़ पर चढ़ जाते और जो पक्षियों के घोंसले होते, उनमें जो अंडे होते, उनको वो हमेशा सहलाते रहते और कई बार क्या करते हैं कि वो अंडों को नीचे उतार कर ले आते और सहलाते रहते और बच्चे जब उनको चिढ़ाने आते तो वो अंडे को देखकर बच्चों को डराते और कभी ऐसे दांत से काटने का प्रयास करते ताकि बच्चे डरे, लेकिन कभी भी उन्होंने उस पक्षियों के अंडों अंडों को नुकसान पहुंचाने का कभी प्रयास नहीं किया। शायद उनको एक तरह से बहुत लगाव था पक्षियों से, ऐसा भी कह सकते हैं। और हमेशा उनका पूरा जीवन था वो इसी उनकी जो जीवन की गतिविधि थी, उन उसमें ये जो कार्यकलाप था ये उनके जीवन का प्रमुख हिस्सा था। तो इसीलिए लोग उनको पागल कहते थे क्योंकि ये ऊट-पटांग जो हरकतें वो करते थे। इसके कारण लोगों ने उनको पग्गल बाबा कहना शुरू किया था। तो ये हुई पग्गल बाबा की बात। अब इसके बाद है एक नाम आता है फक्कड़ बाबा। ठीक है? फक्कड़ बाबा। अब फक्कड़ बाबा कौन है? फक्कड़ बाबा मौन व्रती साधु हैं। ठीक है? और इनके बारे में घटना ये याद रखिएगा कि इनकी मौत हो जाती है और मौत के बारे में अफवाह ये उड़ती है कि इनको किसी ने मार डाला और लेखक के पिता जब इनको देख के आते हैं, यानी जब इनकी हत्या होती है और लेखक के पिता उनको देखकर लौटते हैं तो बताते हैं कि इनकी हत्या हुई है और इनके गले पर निशान है। जब गले को घोटा जाता है तो यानी लकड़ी से या फिर किसी हथियार से जब गले को दबाया जाता है तो नीला निशान पड़ जाता है जैसे गले घोटने में होता है। तो उसी प्रकार इनके गले पर भी निशान बना होता है। तो संभवतः किसी ने दुश्मनी निकालने के लिए या किसी लड़ाई के कारण इनकी हत्या की गई थी। तो आत्मकथा में इनका वर्णन इस प्रकार आता है। तो आप इतनी इतनी बात याद रखिएगा कि इनकी ही हत्या का प्रसंग आता है, यानी इनकी मृत्यु का प्रसंग आया है। ये कोई इनकी हत्या कर देता है, बस इतना याद, आप इतना याद रखिएगा। इतना काफ़ी है फक्कड़ बाबा के बारे में। अब इसके बाद है खड़खड़िया बाबा। खड़खड़िया बाबा। खड़खड़िया बाबा। बाबा एक स्थान है जहानागंज, हालांकि ये स्थान पूछिएगा नहीं, तो नाम सुन लीजिएगा, नाम सुन लीजिए कहानी के रूप में, बस जहानागंज में रहते थे। और क्या करते थे ये, बोलते कुछ नहीं थे। हमेशा कोई भी कुछ प्रश्न पूछता तो उनके पास एक स्लेट होता था, उसमें वो लिख कर उत्तर देते थे। तो इन्हीं इनसे ही लेखक ने एक बार पूछा था परीक्षा परिणाम क्या होगा या फिर परीक्षा के बारे में, अपने भविष्य के बारे में इन्होंने लिख कर बताया था लेखक को, जिससे लेखक प्रसन्न हो गए थे, यानी तुलसीराम जी को बहुत दिलासा मिली थी उनकी उनके इस जवाब से। तो खड़खड़िया बाबा एक मौन व्रती साधु हैं मान के चलिए, हम जो कि हैं मान के चलिए, मैं क्यों बोल रहा हूँ।
तो उनकी यही भूमिका है। अब इसके बाद कुछ कलाकार, आत्मकथा में कुछ कलाकारों का वर्णन आता है, तो उनको हमें देखना चाहिए। एक है जोगी बाबा, ठीक है। मैंने मैंने इनको कलाकार की श्रेणी में रखा है, ठीक है। बाबा भले ही ना इनके नाम में जुड़ा है। तो जोगी जो बाबा हैं, लिख देता हूँ। जोगी बाबा, जोगी बाबा, जोगी बाबा, इनका वास्तविक नाम रामजीत है। जोगी बाबा कौन है? तो जोगी बाबा नूनिया जाति के व्यक्ति हैं। और इनकी सबसे बड़ी बात है कि ये तुकबंदी करते हैं। इनके बहुत सारे जो पंक्तियां हैं, और कहिए कि जो एक तरह से कविता ही कहिए उसे, कि बड़ सत सैया साहिबो राम, जो ये पंक्ति आती है बार बार। तो ये जो पंक्ति है, ये जितनी पंक्ति आई है, बड़ सत सैया साहिबो राम, साहबो राम, तो ये पंक्ति आती है, ये हर जगह राम जी की ही होती है, यानी वही बोलते हैं, तुकबंदी करते हैं। तो इनकी बहुत सारी पंक्तियां आत्मकथा में आई है, तो आपको इसे भूलना ही नहीं है। तो जोगी बाबा को याद रखिएगा, ठीक है। और इसके बाद बंकिया डोम, ठीक है। बंकिया डोम, इसका नाम आत्मकथा की भूमिका में ही आया है। और इसे एक बार एनटीए यूजीसी में प्रश्न भी पूछा जा चुका है कि बंकिया डोम बजाते क्या थे। तो ये सिंघा बजाते थे, इसको मैं बता देता हूँ, वरना बोलेंगे कि कहीं। तो ये सिंघा, सिंघा बोल लिख दिया, सिंघा, सिंघा बजाते थे। सिंघा एक तरह से कहिए कि एक लोहे की चादर को गोल लपेट कर लंबा एक सुरंग बनाया जाता था, और उसे मोड़ दिया जाता था, समझिए ऐसा कुछ, ऐसा ऐसा होता था। ये 3 फीट का होता था, और इसे बजाते थे सिंह, ठीक है। तो सिंघा बजाते थे। और बंकिया डोम बाबा के बारे में और कोई विशेष जानकारी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ये हमेशा गांव-गांव घूमते रहते थे, और जहाँ भी इनको खाना मिलता, वो उसकी प्रशंसा बहुत करते थे, भंकिया डोम, ठीक है। अब इसके बाद एक पात्र आता है ललती, ललती, ललती। अब ललती का दूसरा नाम नटिनिया भी है। और ये तो आत्मकथा के प्रमुख पात्रों में से एक है। लेखक के बचपन में इसकी बहुत बड़ी भूमिका थी, और लेखक और इनके बीच बहुत प्रेमपूर्ण संबंध थे, यानी लेखक की मित्र की तरह ही थी नटनिया। और ये किसकी बेटी थी? तो ये सूफी नट, एक नट होते थे हमारे यानी गांव में, मुरदैया में एक नट परिवार रहता था, जो कि उत्सवों में काम करता था, यानी कुछ समारोह होते थे, तो उसमें कुछ कुछ काम, कई सारे काम होते थे, तो करते थे वो सब। तो न इस मुरदैया में एक नट परिवार था, जिसके मुखिया थे सूफी, और उसकी बेटी थी ललती, ठीक है। तो लेखक और इसके बारे में एक प्रसंग है कि इन्होंने ही मतलब ललती ने ही लेखक से अंग्रेजी का एक लाइन सीखा था। आप उसे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कौन सा लाइन था, ठीक है। तो लेखक ने ही ललती को अंग्रेजी सिखाने का प्रयास किया था, लेकिन सीख नहीं पाई थी, बस एक ही लाइन सीख गई थी, और उसे बार बार बोलती थी। तो कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ इसको, ठीक है। अब इसके बाद, हाँ, मैंने यहाँ सूफी के बारे में बताया, लेकिन पूरा नहीं बताया। एक बात याद रखिएगा, सूफी मुस्लिम समुदाय से आते थे, लेकिन वो मुस्लिमों की तरह, यानी मुस्लिम मुस्लिम समुदाय में जो दैनिक चर्या होती है, यानी उनकी जो परंपराएं होती थी, उनका पूरी तरीके से पालन नहीं करते थे। और वो हिंदू, उनको कोई देख के ये भी नहीं कह सकता था कि वो हिंदू है, और ना कोई कह सकता था कि मुस्लिम है। उनमें एक तरह से समन्वय दिखाई देता था। तो इस तरह से इस पात्र के बारे में इतनी जानकारी है।
और इसके बाद कोई ग्रामीण महिलाओं का वर्णन आता है आत्मकथा में, जो कि बहुत रुचिपूर्ण है। तो एक आती है किस्नू भौजी। ये पढ़ते समय आपको बहुत मजा आएगा इसको। कुछ नहीं, किस्नू, सॉरी, किसुन किसुनी भौजी, ठीक है, याद रखिएगा, किसुनी भौजी। भौजी है भाई साहब, भौजी। तो की सुनी भौजी जो है, वो अकाल में पति को पत्र लिखवाने आती है। क्या होता है कि किसुनी जो भौजी है, इसके पति कोयले खदान में काम करते हैं। तो अब ये पढ़ी लिखी है नहीं, और तुलसी राम जी हैं, वो पढ़ लिख लिए, पढ़ने लिखने लगे हैं, तो वो पत्र लिख सकते हैं। और उनको पत्र लिखने के लिए ही पढ़ाया गया है उनके परिवार द्वारा। तो गांव के बहुत सारे लोग उनसे पत्र लिखाने के लिए आते हैं। किसुनी भौजी भी उनमें से एक है। और किसुनी भौजी की विशेषता ये है कि ये जब पत्र लिखती है तो ऋतु वर्णन करती है, यानी समझिए कि ऋतु मंडल में, मेरा आशा है आप समझ रहे होंगे कि जब वो बताने लगती है अपने वो कैसा है, वो कैसी है, और यहाँ कैसा हो रहा है, तो ऋतु वर्णन जो करती, वो इतना सुंदर और इतना रमणीय होता था कि पढ़ने वाला जो पाठक है, वो भाव विभोर हो जाता है। इस प्रकार से इनका ऋतु वर्णन था। तो बहुत ही अच्छा ऋतु वर्णन करती थी किसुनी भौजी। अब दूसरा जो पात्र है वो है सुभगिया का, याद रखिएगा, सुभगिया, सुभगिया, ठीक है। अब सुभगिया, सुभगिया का क्या है मामला। तो ये एक बूढ़े जलंधर, एक दलित है, जलंधर, जलंधर ही है, हाँ, जलंधर की बेटी है। और इस क्या होता है कि एक सेकेंड, शादी की चिट्ठी, हाँ, क्या होता है इसके इनके संबंध में एक प्रमुख एक घटना आती है कि एक बार इनका एक पत्र आता है इनके पति द्वारा। इनके पति भी बाहर काम करते हैं और पत्र लिखते हैं, और तो ये क्या करती है कि तुलसीराम को पढ़ाने के लिए बुलाती है, और तुलसीराम पढ़ना शुरू करते हैं। अब तुलसीराम उस समय बहुत छोटे थे, और उनका मतलब शिक्षा का प्रारंभ ही था, तो वो पढ़ने में तो माहिर नहीं थे। तो अपनी पूरी क्षमता से वो पढ़ना शुरू करते हैं। अब बीच में अचानक से सुभगिया रोने लगती है, और बहुत चिल्ला चिल्ला के रोने लगती है। गांव वाले आ जाते हैं, उनके पूरे परिवार हो जाते हैं कि क्या पढ़ दिया ये बच्चे ने, जो तुलसी ने क्या पढ़ लिया, क्या पढ़ लिया, तुम ये रोने लगी। फिर लेखक चकित हैं कि भाई जो लिखा है वो मैंने पढ़ा। अब इसके बाद शायद राम सूरत मास्टर जी आते हैं, और फिर वो, या राम मूरत है, राम मूरत है या राम सूरत है, राम सूरत तो उनके अध्यापक थे। हाँ, राम मूरत हैं। राम मूरत जो एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं वहाँ के, वो ये बताते हैं कि जो पंक्ति लिखी है, यानी कहानी, कुल कहानी ऐसी थी कि पत्र के अंत में एक पंक्ति लिखी थी उसके पति ने, सुभगिया के पति ने, कि लिखता हूँ खत, एक पंक्ति थी, मुझे याद नहीं आ रहा, स्याही ना समझना, मरता हूँ तेरी याद में, ऐसा कुछ एक आप पढ़ेंगे तो एक पंक्ति पाएंगे। तो उसका पत्र, अब ये अनपढ़ महिला है तो उसका मतलब वो समझ नहीं पाई। अब ये सुभगे समझने लगी कि उसकी 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 उसके पति की मृत्यु हो गई है, इसलिए वो रोने लगी। फिर लेखक बड़े चकित हो गए थे कि मैंने तो सही पढ़ा है। फिर ऐसे में गांव वालों ने राम मूरत को बुलाया। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति था शायद, संभवतः जिस हिसाब से उस घटना में उसका वर्णन आया है, तो उसे बुलाया। फिर उसने बताया कि इस जो कविता की जो लाइन है पत्र के नीचे में लिखी, उसका अर्थ क्या है। वो एक तरह से लक्षणार्थ पंक्ति थी। फिर लेखक को तसल्ली मिली कि उन्होंने सही पढ़ा था, और इस तरह से मामला खत्म हुआ। तो सुभज्ञा का जो सुभज्ञा के साथ जो घटना घटी थी, तो वो पूछा जा सकता है, यानी जो इसे चिट्ठी गलत पढ़ने का जो प्रसंग आया है, तो ये वो सुभज्ञा से संबंधित है। अब दूसरी जो अन्य जो पात्र हैं उनमें, और एक पात्र है सोमरिया, सोमरिया, ठीक है।
अब सोमवरिया कौन है? ये एक महिला है गाँव की। अब ये क्या करती है कि इसके पास कभी भी कोई चीज़ गुम हो जाती या फिर संभवतः उसको किसी चीज़ की ज़रूरत होती तो वो क्या करती, रात में कुएँ में चली जाती और जैसे कि उसे किसी भूत ने पकड़ लिया है, वो ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगती कुएँ के अंदर कि मेरे घर में ये चीज़ चोरी हो गई है, और मतलब एक तरह से शिकायत करती कि कौन ले गया, कौन ले गया। गाँव वाले बहुत परेशान हो जाते हैं कि इसे रोज़ रात को भूत सदमा होता है, और चिल्लाने लगती है, और गाँव वाले इससे परेशान रहते हैं। इसीलिए कई बार क्या होता है कि ये जब रात में जिस भी चीज़ के चोरी होने की शिकायत करती, वो कई बार गाँव वाले क्या करते कि वो चीज़ सुबह तक उसके चौखट के आस-पास या अगर उसके घर के आँगन के आस-पास बाहर में रख देते, ताकि ये रात में परेशान ना करे। तो गाँव वालों को मानना था कि ये इसके घर में चोरी नहीं होती थी, बल्कि ये वस्तु गाँव वालों से वस्तुएँ प्राप्त करने के लिए ही इस प्रकार का दिखावा ढोंग करती थी। तो सुमरिया के बारे में यही घटना है। अब इसके बाद कुछ पात्र आते हैं। बहुत कम पात्र बचे हैं और रिकॉर्डिंग भी काफ़ी लंबी हो गई है। चलिए 2-4 पात्र हैं। एक पात्र है जेदी। अब जेदी इतने महत्वपूर्ण पात्र हैं, इससे कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। जेदी जिसका नाम है लरखुर, लुरखुर है, हाँ, लुरखुर, लुरखुर। जेदी चाचा कौन है? तो जेदी चाचा एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के अंग्रेजी मतलब अंग्रेजों के साथ मजदूरी के रूप में, या फिर मजदूरी बोलता हूँ, आप कीजिएगा। मैं भी अ, अंग्रेजों के साथ ये चले गए थे सैनिक के रूप में द्वितीय विश्व युद्ध में, और बहुत समय तक उन्होंने उधर युद्ध क्षेत्र में बिताया था। तो इसके कारण उनको बहुत सारा इनके पास अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान था, और इनसे ही लेखक को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बारे में बहुत सारी जानकारी मिली थी। तो एक तरह और ये कहाँ गए थे? तो ये बगदाद गए थे, याद रखिएगा, बगदाद, बगदाद, ठीक है? तो बगदाद गए थे और राजनीति की बातें करते थे, और लेखक का मतलब इनका लेखक पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था। यानी लेखक इनसे प्रभावित हुए थे, और अंतर्राष्ट्रीय सूचना उनको इनसे ही मिलती थी, और ये बहुत सारे शब्दों का अजीब तरीके से उच्चारण करते थे। अब इसके बाद जो पात्र है वो रूपराम है। रूपराम, ठीक है। रूपराम बहुत ही महत्वपूर्ण पात्र है। क्यों महत्वपूर्ण है ये मैं आपको बताता हूँ। रूपराम वही पात्र है जिसने लेखक का संरक्षण किया था। घटना कुछ इस प्रकार है कि जब लेखक कक्षा 10 में थे, ठीक है, कक्षा 10 में थे, तो वो जब चंडेसर इंटर कॉलेज पहुंचे थे अपनी परीक्षा दिलाने, तो हीरा लाल जो कि उनको पहचानते थे, वो उन्हें देखकर बहुत ही क्रोधित हो गए और बोलने लगे तुम फिर यहाँ आ गए, और उनको लेखक को धमकी देने लगे कि मैं भी देखता हूँ तुम कैसे परीक्षा दे पाते हो। लेखक बहुत डर गए। उन्होंने जाकर रूप राम के घर में ये सब बताया, और वो उस इन्हीं के घर में ठहरे हुए थे, यानी लेखक रूप राम के घर में ही ठहरे हुए थे। उन्होंने पूरी घटना बताई कि किस प्रकार हीरा लाल ने उनको धमकाया, डराया। और रूपराम जानते थे कि अक्सर उनके समाज के, यानी दलित समाज के जो छात्र होते हैं, वो परीक्षा इसी कारण नहीं दे पाते कि हर बार परीक्षा के पूर्व कुछ मारपीट की घटना हो जाती, और इस कारण वो परीक्षा से वंचित हो जाते। रूपराम बहुत क्रोधित हो गए इसी कारण, जब लेखक ने पूरी घटना बताई, और बोलने लगे कि चले तो मैं भी देखता हूँ और पीट पाट के आते हैं। तो वो बहुत उग्र हो गए थे। लेखक ने उनको संभाल लिया, और इन्होंने इतना काम किया कि इन्होंने पूरी सुरक्षा की पूरी व्यवस्था कर दी। यहाँ तक कि मतलब लेखक के घर से निकल कर परीक्षा भवन तक जाने, और परीक्षा की समाप्ति के बाद परीक्षा भवन से घर तक लौटने की पूरी व्यवस्था में उनके साथ एक हथियारबंद यानी लठैतों को उनके साथ भेज दिया, ताकि आने जाने में किसी भी प्रकार की कोई मारपीट या फिर कुछ दुर्घटना न घटे। तो इस प्रकार रूपराम
लेखक के संरक्षक के रूप में उभरे थे, जिन्होंने उनको सुरक्षा प्रदान किया था परीक्षा के दौरान, वरना शायद लेखक परीक्षा नहीं दे पाते। और हम जिन्हें आज तुलसीराम के नाम से जानते हैं, हिंदी की विख्यात प्रोफेसर के रूप में, वो हमारे सामने नहीं होते। तो न जाने हमारे जीवन में अनेक ऐसे लोग होते हैं जिनकी छोटी छोटी भूमिका के कारण हम बनते हैं। अब सोचिए, अगर ये रूप राम नहीं होते, मैं आपको थोड़ी बाहर लेके जा रहा हूँ, ये रूप राम नहीं होते तो संभवतः अगर उस दिन दुर्घटना घट गई होती, तो क्या हमारे साथ तुलसीराम जी, यानी हम लेखक के रूप में तुलसीराम जी को पढ़ रहे होते? शायद नहीं। हो सकता था कि उन कुछ नहीं होता, लेकिन संभावना अधिक थी कि उनके साथ तो कुछ दुर्घटना घट सकती थी। तो ऐसे हमारे जीवन में बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी भूमिका होती है। ये तो आप समझ रहे होंगे, मैंने इसको प्रसंगवश बता दिया। तो रूपराम की घटना है, रूपराम के संबंध जो भी मैंने बताया। अब इसके बाद है लाल बहादुर। लाल बहादुर के बारे में याद रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पात्र है। लाल बहादुर। अब ये लाल बहादुर क्यों महत्वपूर्ण है? ये इनके बारे में याद रखिएगा कि ये जमींदार के बेटे हैं। हालांकि पूछा नहीं जाएगा जमींदार, मैंने कहानी को बांधने के कारण ये बता रहा हूँ। तो ये जमींदार के बेटे हैं, और लेखक को शराब पिलाने शराब पिलाने की आदत इन्हीं से लगती है। क्या होता है कि इनका जो विद्यालय है और लेखक विद्यालय है, दोनों भले ही अलग अलग है, लेकिन लेखक की मित्रता हो जाती है इनसे। ये कई बार लेखक के विद्यालय आकर उनके साथ घूमने निकल जाते, और इनके साथ ही रहकर लेखक ने शराब पीना शुरू कर दिया था। इनके पास एक घोड़ा था। हाँ, इनके पास घोड़ा था और एक तांगा भी, मतलब तांगा था, मतलब घोड़ी गाड़ी थी, और जिस पर बैठ के वो घुमा करते थे। तो आ, ये तो हुआ इनके बारे में, मतलब लेखक लेखक का इन पर क्या प्रभाव पड़ा। और एक और घटना आती है। क्या होता है कि जब लेखक डीएवी कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं, तो ये एक बार आते हैं और लेखक को लेके जाते हैं और अपनी पत्नी के गहने बेचकर शराब पीते हैं। और एक और घटना आती है, जिसमें वो यानी लाल बहादुर लेखक के कंबल, यानी उनके पास एक कंबल, हाँ कंबल ही था, कंबल को बेचकर शराब में खर्च कर देते हैं। और लेखक के पास जो अंतिम कंबल थी, वो शराब की बलि चढ़ जाती है। और लेखक लेखक को बहुत ही, यानी तुलसीराम जी को बहुत ही पछतावा होता है कि उन्होंने शराब के लिए अभी, यानी अपने मित्र के शराब के पैसे के लिए अपनी कंबल का बलिदान कर दिया, और उनके पास दूसरा होता नहीं है, इसके कारण उनको ठंड में बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। और ये जो लाल बहादुर है, ये तमाम तरह के बुरे व्यसनों से ग्रस्त भी इंसान है, और लेखक पर इनका दुष्प्रभाव भी पड़ता है। और लेखक के परिवार वाले सोचने लगते हैं इन्हीं के कारण, क्योंकि अब इनके कारण उन्होंने शराब पीना सीख लिया था। और लेखक के परिवार को पता चल जाता है, तो सामान्य सी बात है कि उनके परिवार में उनकी छवि खराब होती है इन्हीं के कारण। और तो इस प्रकार लाल बहादुर की भूमिका है। और इसके बाद है पत्तू मिसिर। मिसिर, हाँ पत्तू मिसिर है। पत्तू मिसिर 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 पत्तू मिसिर क्या है कि इसका एक पेड़ था, यानी समझिए कि इसका घर है, और इसका कुछ दूर पर एक पेड़ था, जिस पर लेखक अपने मित्र के साथ फल तोड़ने पहुंचे थे, और इसने देख लिया। अब ये जोर से चिल्लाने लगा। अब तुलसीराम जी पेड़ पर चढ़े हुए थे, उनका मित्र नीचे था। तो क्या हुआ कि उनका मित्र तो भाग गया, लेकिन लेखक अब पेड़ से उतर नहीं पाया अचानक। तो जब ये पत्तू मिसिर यहाँ पहुंचा, तो लेखक ने क्या किया कि अपने आप को पूरे पत्तों से ढक दिया, और उनका एक पेड़ पेड़ से नीचे हुए लटका हुआ दिखाई दिया। अब ये पत्तू मिसिर को लगा कि ये एक पुराने और वहां बसने वाले शुद्ध बाबा का पैर है, और इस लटकते हुए पैर को प्रेत का पैर समझकर वो डर गया और वहीं पर बेहोश खाकर गिर गया। और ये पूरी घटना थी, ये पूरे गांव में फैल गई। और फिर पत्तू मिसिर बहुत भयभीत हो गए, और उनको इस सदमे से बाहर निकलने में बहुत समय लग गया।
वास्तव में शुद्ध बाबा से यहाँ तात्पर्य एक मान्यता से है कि वहाँ के लोग मानते थे कि एक शुद्ध नामक शायद दलित ही था जिसकी मृत्यु हो गई थी, और माना जाता था कि ये उस पेड़ के आसपास यानी उस क्षेत्र में रहता है और भटकते रहता है और लोगों को परेशान करता है। तो इस प्रकार ऐसी घटना है। तो पत्तू मिश्र का इतना हो गया। और एक फेरू काका का प्रसंग आता है। फेरू काका कौन है? तो फेरू काका वही व्यक्ति हैं जो लेखक की बहुत प्रशंसा करते हैं और गांव में बहुत नाम चमकाते हैं, यानी हर जहाँ भी कोई भी व्यक्ति इनसे मिलता वो इनकी प्रशंसा बहुत करते हैं। यानी जब भी तुलसी राम का प्रसंग आता या तुलसी राम की चर्चा होती तो वो फेरू काका बहुत प्रशंसा करते थे। प्रशंसा इसलिए करते थे क्योंकि लेखक उस क्षेत्र के एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो पढ़ने में सबसे ज्यादा तेज थे, और वो बड़े बड़े से बड़े व्यक्ति को चुनौती दे रहे थे। उस क्षेत्र में पढ़ने वाले जो बच्चे थे उनमें सबसे आगे और सबसे मेहनती। तो इसलिए फेरू काका उनके पक्ष में रहते थे। तो इस प्रकार और पात्र तो हो गए, और दो चार पात्र और बता देता हूँ जो पूछे जा सकते हैं। एक सेकेंड में निकाल लेता हूँ। तो एक दो पात्र आते हैं जैसे कि नन्हुक पांडे। एक पात्र आता है नन्हुक पांडे, ठीक है। नन नन्हकू, माफ कीजिएगा, नन्हकू नन्हकू पांडे। ये कौन है? तो ये याद रखिएगा इसको, इनको मृदंगी के नाम से जाना जाता है क्योंकि मृदंग बजाते हैं, बहुत अच्छा बजाते हैं। तो इनको लोग मृदंगी के नाम से पुकारते हैं। ये कुंवारे व्यक्ति हैं। और क्या होता है कि गांव के यानी बुदेहिया के पास में एक दूसरा जो गांव होता है उसमें एक विधवा ब्राह्मणी आती है, यानी वो अपने मामा के यहाँ आती है। तब गांव वाले जो ब्राह्मण होते हैं वो सोचते हैं कि ये कुंवारा व्यक्ति है, चलिए उसी का, उस विधवा ब्राह्मणी का इससे विवाह करा दें। और गांव वाले पहुंच जाते हैं और उस लड़की को उठा के ले आते हैं। और फिर इसके साथ उसका विवाह तय कर देते हैं। मंडप मंडप सज जाती है और अचानक से पुलिस आ जाती है और फिर ब्राह्मणों पर मुकदमा चढ़ जाता है। फिर घटना कुछ इस प्रकार होती है कि बाद में सभी ब्राह्मण रिहा हो जाते हैं और नन्हुक पांडे का इस प्रकार विवाह असफल होता है। तो इस प्रकार विवाह का जो असफल विवाह की जो घटना आई है तो उसमें नन्हुक पांडे का वर्णन मिलता है हमें। अब इसके बाद एक पात्र आता है रामचरण यादव। ये रामचरण यादव कौन है? तो ये इनका वर्णन तो एक ही बार आया है लेकिन महत्वपूर्ण प्रसंग में आया है। रामचरण यादव मेरी समझ में रामचरण वही व्यक्ति हैं जो लेखक को कक्षा 5 में परीक्षा भवन के पूर्व मिलते हैं और उनको डर डर बहुत भयभीत मतलब डरा देते हैं। और लेखक जिसके कारण इतने काम जाते हैं कि जहाँ वो नहाने जा रहे थे वहां से वापस लौट जाते हैं और बहुत चिंतित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं इन्हीं के कारण, क्योंकि ये उनको धमकी देते हैं कि तुम यहाँ भी पहुंच गए, और उनको चिढ़ाते हैं और थप्पड़ भी शायद जड़ देते हैं। तो इस प्रकार जो गांव था उसका नाम था क्या नाम था देख लेता हूँ। बबूरा धनुआ धनुहा धनुवा गांव जो था। तो वहाँ की यह घटना है। तो इस तरह इसे याद रखेगा कि रामचरण यादव ने ही कक्षा 5 में लेखक को परीक्षा भवन के पूर्व मिलकर बहुत धमकी दी थी और उनको भयभीत कर दिया था। अब इसके बाद रमौती एक पात्र आता है। रमौती रमौती, ठीक है। रमौती कौन है? तो जोखू पांडे। अच्छा, अच्छा, रमौती एक स्त्री पात्र है और इसका प्रदर्शन तब आता है जब जोखू पांडे एक ब्राह्मण है, जोखू पांडे। और इसका क्या होता है कि इसके एक बैल की मृत्यु हो जाती है, यानी इसका इनका एक बैल मतलब बैल की मृत्यु हो जाती है। तो ये रमौती उस बैल के कलेजे को काट कर खाने के लिए, यानी उसका पकवान बनाने के लिए, यानी उसको भोजन के रूप में ग्रहण करने के लिए अपने घर ले आती है। और इसका पता पूरा उसकी इस घटना की चर्चा पूरे आसपास फैल जाती है और अंत में इसे कुजाति घोषित कर दिया जाता है। तो इस तरह याद रखिएगा कि रमौती को ही आत्मकथा में कुजाति घोषित किया जाता है, क्योंकि उस समय व्यवस्था कुछ इस प्रकार की थी कि जो दलित समुदाय था वो डांगर जो था, डांगर यानी मरे हुए
पशु का मांस खाते थे, ये आत्मकथा में आता है। और दलित समुदाय में सुधार के लिए ये नियम बनाया गया था कि अब से दलित समुदाय के लोग डांगर नहीं खाएंगे। तो इसलिए ये नियम था कि डांगर का सेवन वर्जित है, और चूंकि रमौती ने उसका उल्लंघन किया था, इसीलिए इसे कुजाति घोषित कर दिया गया। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब इसके बाद बंसु पांडे का नाम वर्णन आता है। बंसु पांडे, बंसु पांडे कौन है? बंसु पांडे कौन है कि जेदी चाचा के जमींदार हैं, ये याद रखिएगा। जेदी जेदी चाचा जो हैं उनके जमींदार हैं, जेदी चाचा के जमींदार हैं। और एक बार क्या होता है कि जेदी चाचा की इनसे लड़ाई हो जाती है। अब जेदी चाचा की लड़ाई हो जाती है तो बंसु क्या करते हैं कि इन्हें फंसाने के लिए इन पर बकरी चोरी का आरोप कर लगा देते हैं, और पुलिस इत्यादि को बुला देते हैं। हालांकि जेदी चाचा के पास न बकरी थी और न उन्होंने बकरी चोरी की थी। तो ये घटना है इनके बारे में। और इसके बाद और कुछ पात्र है, बलमू भैया का नाम आता है एक। हाँ, बलमू भैया, जल्द खत्म कर देते हैं, टाइम हो रहा है। बलमू भैया, बलमू भैया कौन है? तो बलमू भैया लेखक के पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति हैं, और इनके ही नाम से एक बार खत आता है जिसे पढ़ने में पूरे गांव के पूरे शिक्षित समाज जो होता है, यानी जो वहाँ का गांव में जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो लेखक जो पत्र का जो पता होता है उसे पढ़ने में असमर्थ होते हैं। लेकिन अंत में लेखक ही हैं जो उसे पढ़ पाते हैं। कहानी कुछ इस प्रकार होती है कि बलमू के नाम से जो पत्र आता है कलकत्ता से, उसमें जो नाम लिखा होता है वो कुछ इस प्रकार लिखा होता है कि उसे नहीं पढ़ पाते, क्योंकि जो पत्र लिखने वाली महिला है वो बंगाली है। तो वो, एक सेकेंड, मुझे लगता है कि मुझे वीडियो रोकना पड़ेगा। एक सेकेंड। तो जो बन्नू भैया हैं, चलिए पढ़ा खत्म कर ही देते हैं। तो बन्नू भैया, मैं कहाँ पहुँचा था कि हाँ, कि इनके इनको जो पत्र लिखते हैं, जहाँ से पत्र आता है यानी कलकत्ता से जो बंगाली पत्र लिखती है, वो इनके नाम को दूसरे तरीके से उच्चारित करती है। इसके कारण गांव के जो पढ़े लिखे लोग हैं वो पढ़ नहीं पाते इनके नाम को, और किसका किसका पत्र है ये पहचान नहीं पाते, और जो डाक बाबू हैं वो भी परेशान रहते हैं। अंत में लेखक इनके नाम का पता लगाते हैं कि ये पत्र किसका है, और इस प्रकार लेखक की ख्याति दूर दूर तक पूरे पढ़े लिखे समाज में फैल जाती है कि कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति पत्र पर लिखे पते का पता नहीं लगा पाया, और लेखक ने इतनी छोटी सी आयु में अपनी बुद्धिमानी से पत्र पत्र के पते का पता लगा लिया। ठीक है, तो बल्लू भैया का नाम यही आता है। दरअसल हुआ यूं था कि बल्लू भैया कलकत्ता में रहते थे, और बाद मतलब बचपन में ही कलकत्ता चले गए थे, और बाद में कलकत्ता से वापस आकर रहने लगे थे लेखक के पास में ही, लेखक के घर के पास में ही रहने लगे थे। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा। इसके बाद एक पात्र आता है जयश्री। जयश्री, ठीक है। अब जयश्री यादव कौन है? जयश्री यादव जो है वो जहानागंज ब्लॉक के एक मशहूर बिरहा वादक हैं। याद रखिएगा, ये बिरहा वादक हैं। ऐसे पूछा, बिरहा वादक ऐसे पूछा तो नहीं जाएगा, बिरहा वादक है जो अपनी गायन शैली के विकास, मतलब अच्छा हाँ, मतलब जो अपने गायन शैली में जो सरकार की विकास नीतियां हैं उनको शामिल करके बहुत सुंदर गायन करते हैं। तो जयश्री यादव को इतना याद रखिएगा कि बिरहा वादक है, और सरकार की जो नीतियां हैं उनको अपने गीतों में शामिल करके बहुत सुंदर गाने के लिए ये आसपास के क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं। और इसके बाद कुछ दो चार ही बचे हैं, ज़्यादा नहीं है। राजबली यादव हैं, राजबली यादव, नाम ही ऐसा है कि राजबली यादव। अब राजबली यादव कौन है? तो ये कम्युनिस्ट पार्टी के गीत लिखने वाली व्यक्ति हैं। इन्होंने ही एक बहुत सुंदर गीत लिखा है, ललका झंडा मोटका डंडा। और इस गीत की चार पांच पंक्तियां भी पूरी इनकी गीत के चार पांच पंक्तियां भी आत्मकथा में दी गई है। तो और इनका जो गीत है, इसको बार बार बच्चे गुनगुनाते हैं, और लेखक भी इनके गीत को बार बार गाकर नाचने लगते हैं। तो बहुत ही सुंदर ये गीत लिखते हैं। इसके बाद एक पात्र है सुखई।
अब सुखई कौन है? सुखई किससे किस्सा गाते हैं, यानी ये का इनके बारे में विख्यात बात ये है कि ये कहानी, यानी कोई भी कहानी लेकर, यानी किस्सा, जिसे हम किस्सा गोई कहते हैं, कहानी, कोई भी कहानी लेकर उसे घंटों तक गाते हैं, यानी कहानी को गायन के द्वारा प्रस्तुत करते हैं घंटों तक। तो इनकी ये प्रतिभा है, और इस प्रतिभा का लोहा लेने वाला उस क्षेत्र में कोई नहीं है। और इनकी बात, खास बात ये है कि जब ये किस्सा गायन करते हैं, यानी जब ये कहानी गाते, कथा गायन करते, तो किसी भी वाद्य यंत्र का ये उपयोग नहीं करते थे, और इसके बावजूद वो पूरी दर्शक दीर्घा को बांध कर रखते थे। ये बहुत बड़ी क्षमता है, क्योंकि आधा, मतलब जो हमारे जो ध्यान होता है, उसमें बहुत सारी भूमिका तो इन वाद्य यंत्रों की ही होती है। तो सोचिए सुखाई में कितनी प्रतिभा रही होगी कि वो बिना वाद्य यंत्र से, वाद्य मतलब बिना वाद्य यंत्र के पूरी दर्शक दीर्घा को बांध के रखते थे। तो सुखाई की प्रतिभा तो ऐसी थी कि उस क्षेत्र में कोई नहीं था। ठीक है। अब सुखाई के बाद एक एक दो पात्र हैं, चिखुरी हैं। चिखुरी पात्र, वैसे इनके बारे में कोई घटना विशेष तो नहीं है, लेकिन ये लेखक के साथ रहते हैं, इतना याद रखिएगा। लेखक जब पिकनिक मनाते हैं, यानी लेखक की बचपन, मतलब लेखक की युवा अवस्था में कुछ ऐसा का समय था जब वो बाहर में शमशान के पास में रहते थे, और वहीं खाना कुछ ईंट इत्यादि की व्यवस्था करके चूल्हा बना के वहीं खाते थे। कुछ संन्यास की, एक तरह से कहिए तो सन्यासी की तरह जीवन जीना शुरू कर दिया था। तो उनके जो साथी थे, चिखुरी थे, और यही वो व्यक्ति थे जो पेड़ पर, जो पेड़ का जो प्रसंग है, पेड़ से फल चुराने का प्रसंग है, तो इस घटना में भी ये शामिल रहते हैं। और इसके बाद अंतिम है, चलिए अंत आ ही गया, सुख नंदन राम है, याद रखिएगा, सुख नंदन राम। ठीक है। सुख नंदन राम कौन है कि ये तो ये गोरखपुर विश्वविद्यालय से वकालत की पढ़ाई कर चुके हैं, और कभी कभी अम्बेडकर अस्पताल में आते, मैं फिर अस्पताल बोल रहा हूँ, अम्बेडकर अम्बेडकर हॉस्टल में आते रहते हैं ये। और इन्हीं के द्वारा लेखक का झुकाव मार्क्सवाद की ओर होता है, याद रखिएगा। तो लेखक को मार्क्सवाद की विचारधारा से प्रभावित करने वाला व्यक्ति सुखनंदन है। तो इतनी बात मुझे लगता है कि जितनी बात मैंने बता दी, और जितने तथ्य मैंने बता दिए, उतने तथ्य पर्याप्त हैं, और उससे ज़्यादा और अतिरिक्त पात्रों के बारे में ज़्यादा पढ़ने की उतनी आवश्यकता नहीं है। हाँ, आप चाहें तो निश्चित रूप से पुस्तक में चिन्ह लगा सकते हैं, और तथ्यों का संकलन कर सकते हैं, लेकिन पाठ्यक्रम में इतने सारे अन्य चीज़ें भी लगी हुई हैं जिन्हें हमें पढ़ना पढ़ना ज़रूरी है। अगर हम एक ही आत्मकथा या फिर जीवनी, उपन्यास, नाटक में पूरा समय लगा दें, तो हमें बाकी चीज़ों के लिए मिल नहीं पाएगा। इसलिए उचित यही है कि न्यूनतम आवश्यक चीज़ों को पढ़ते हुए हमें किसी भी विधा की पुस्तक को समाप्त करना चाहिए। और इस तरह इस वीडियो में हमने मुर्दैया के पात्रों को समाप्त कर लिया है। तो ये मुर्दैया के पात्रों का दूसरा वीडियो था, जिसमें हमने पूरे पात्रों को समाप्त कर दिया। तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में और नए टॉपिक के साथ, और तब तक के लिए पढ़ते रहिए। और और कुछ नहीं, चलिए, हो सके तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैंने अभी नया हाल ही में चैनल शुरू किया है। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए, यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। चलिए, ठीक है।